Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarthan School Isa. Today we are going to study Eco chapter 2nd of class 10th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षेत्रकों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक वो होते हैं इनमें प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इन्हें मानव की प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे वन उत्पाद करना, खाद्य पदार्थ, अन्य फसलें जैसे कि कृषि, डेयरी, खनिज, मत्स्य पालन, पशुपालन। ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं क्योंकि हम इनका सीधा प्रयोग करते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक कौन सा होता है? द्वितीयक क्षेत्रक के अंदर वे उत्पाद आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों का रूप बदलकर उनके मूल्य में वृद्धि करते हैं, अर्थात उनको और ज्यादा उपयोगी बना देते हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक उत्पादों को द्वितीयक उत्पाद में बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कारखाने में, घर में, कहीं पर भी हो सकती है, जैसे कि कपास के पौधे से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना और मिट्टी से ईंट बनाना। और तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक के अंदर वे उत्पाद आते हैं, यानी कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उनको सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि परिवहन, बीमा, संचार, बैंकिंग इत्यादि। अब आते हैं इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना के आधार पर कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों से जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित हुई और कितने लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, इनके बारे में तुलना की जाती है कि किस क्षेत्र में लोगों ने ज्यादा अपना योगदान दिया। नेक्स्ट आता है प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं व सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और उनके कुल उत्पादन को हम किस प्रकार जानते हैं। हम हमेशा जो उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की बजाय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना करते हैं, जैसे कि बिस्कुट अंतिम वस्तु है जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो हम केवल, अब हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? इसका कारण क्या है कि माना कि बिस्कुट बनाया जाता है तो बिस्कुट के अंदर पहले गेहूं से आटा बनाया जाता है, तो गेहूं का मूल्य वो होता है। उसके बाद उसके अंदर तेल, चीनी जैसी जो मध्यवर्ती वस्तुएं डलती है उनके बारे में अलग अलग उनके मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए हम इनकी अलग अलग इनके मूल्य की गणना करने की बजाय हम बिस्कुट की, यानी बिस्कुट जो अंतिम उत्पाद है उसी की ही गणना करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं करते, क्योंकि जो इनकी अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं। नेक्स्ट हमारा है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है या सेवाएं प्रदान की गई हैं, उन सब के द्वारा प्राप्त मूल्य के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। इसमें आता है कि ज्यादातर जो विकसित देशों के इतिहास में हम देखते हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक विकास का मुख्य बिंदु रहा है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक हमारा कृषि है। कृषि प्रणाली दिन भर दिन बदलती गई, जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, समृद्ध हुआ और अधिक उत्पादन होने लगा, तो वैसे वैसे लोग अनेक दूसरे कार्य करने लगे।
फिर भी जो है जो ज्यादातर उत्पादित वस्तुएं हैं वो हमें प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं और लोगों को जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। अगर हम पिछले 100 वर्षों के अंदर विकसित देशों के अंदर अगर हम देखते हैं तो द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में बदलाव आया है। कुल उत्पादन की दृष्टि से भी जो है सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जो अधिकांश श्रमजीवी लोग हैं यानी कि मेहनतकश लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। अब आता है नेक्स्ट, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी कि हमारे देश के अंदर तृतीय क्षेत्र का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि 1971 से लेकर 2011-12 के लगभग 40 वर्षों के बीच में सभी क्षेत्रकों के अंदर वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल है, शैक्षिक सेवाएं हैं, डॉक्टर, थाना, कचहरी, बीमा इत्यादि की आवश्यकताएं होती है और इन्हें बुनियादी सेवाएं कहा जाता है और इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई है। सेकंड है, कृषि व उद्योग के विकास से जो है जैसे जैसे कृषि का विकास होता है, उद्योगों का विकास होता है, तो परिवहन, व्यापार, भंडार करने जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो जैसे जैसे प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना ज्यादा होगा, सेवाओं की मांग उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है यानी लोग जितने ज्यादा अमीर होते जाते हैं वो और ज्यादा दूसरे कार्यों में जैसे कि रेस्तरां यानी होटल, हॉस्पिटल या जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग शुरू कर देते हैं। फोर्थ है कि पिछले कुछ दशकों से यानी कुछ सालों से जो है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अंदर अनेक नई सेवाएं आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, नए नए जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को जो है और अधिक मात्रा में तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है रोजगार मिलने लगे हैं और ये सेवाएं जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, यानी कि ज्यादातर लोग कहाँ कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर हमारे आधे से अधिक लोग जो है या कह लो श्रमिक कह लो या लोग प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लेकिन जिसका हमारा कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1/4 है, जबकि इसकी तुलना में जो द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले लोगों का प्रतिशत जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से कम है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इनका हिस्सा 3/4 है। तो यानी कि ये क्षेत्र जो है आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक जो है अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहा जाता है? बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता, उसी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, तो इस कारण उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम अल्प या छिपी हुई बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जो है नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। पहले आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है? ये बेरोजगारी जो है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इसके उदाहरण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का एक एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है और वो भी वर्षा पर निर्भर है, और जो है वो ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगाती है। उसके परिवार के 5 सदस्य उस भूमि पर पूरे साल काम करते हैं, उनके पास और कोई अतिरिक्त रोजगार नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन परंतु पूर्ण रोजगार उनके पास प्राप्त नहीं है। इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात अगर इस लक्ष्मी के परिवार के 2 सदस्य किसी और काम में लग जाते हैं तो जो है लक्ष्मी की जो है कृषि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि एक भूस्वामी आता है
और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि लक्ष्मी को और अधिक आय प्राप्त होती है और उसके कृषि उत्पादन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग जो है काम पर लगे होते हैं, तो उन्हें हम जो गुप्त बेरोजगार होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अल्प बेरोजगारी वो होती है जो कुछ समय के लिए होती है। ये दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए शहरों में जो काम करने वाले हजारों अनियमित श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश में रहते हैं, जैसे प्लम्बर, पेंटर, रेडी वाले, दिहाड़ी मजदूरी या रिक्शा चलाने वाले, जो केवल इस चीज पर डिपेंड रहते हैं कि कोई जो है आता है और उन्हें काम पर बुलाता है, तभी उन्हें काम मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण शहरी क्षेत्र का लेते हैं हम। तो जैसे कि किराने की दुकान के अंदर जो है परिवार के 6 सदस्य काम कर रहे हैं, लेकिन यदि उनमें से हम 2 सदस्यों को हटाकर किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए तो दुकान की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको और ज्यादा फायदा होगा। एक आती है खुली बेरोजगारी यानी कि काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता और वे बेकार बैठे रहते हैं, उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। एक आती है मौसमी बेरोजगारी वो होती है जिसमें मौसम के अनुसार जो है लोगों को काम नहीं मिलता, या जिन्हें जैसे कि फैक्ट्रियों में जैसे कपास कारखाने हैं, इनमें सर्दी के सीजन में काम होता है, बाकी सीजन में काम नहीं होता, तो वो लोग खाली बैठे रहते हैं। इसी तरह गांव के अंदर जो है खेतों के अंदर कुछ महीने जब बुआई का कटाई का समय आता है तब तो लोगों के पास काम होता है, बाकी समय काम नहीं होता, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, और आप यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।